Hello students, I hope you all are doing good at your place. So class 8 chapter 8 comparing quantities हम कर रहे हैं. इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को भी कवर करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन. तो चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक्सरसाइज 8.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कि एक्सरसाइज 8.2 जो है वो किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है. तो इस एक्सरसाइज से पहले हमें पता होना चाहिए कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है. तो सीपी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य, जिसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य. उसके बाद एसपी होता है सेलिंग प्राइस, वो होता है हमारा विक्रय मूल्य. देन प्रॉफिट इज लाभ, लॉस इज हानि. अब इनसे आप क्या समझते हैं स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बताती हूँ. तो सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है वो हम ले लेते हैं हमारा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट से एक फ्लावर पॉट लेकर आते हैं और उसकी कीमत आप पूछते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक फ्लावर पॉट है, इस तरह इसमें कुछ फ्लावर्स हैं. डोंट माइंड माई ड्राइंग, आई एम डूइंग इट फास्ट टू सेव योर टाइम. सो ये मान लीजिए हमारे पास एक फ्लावर पॉट है. तो आप शॉपकीपर से इसकी वैल्यू पूछते हैं कि कितना अमाउंट है. तो शॉपकीपर आपको बोलता है 100 रुपीज़. तो जो शॉपकीपर ने आपको प्राइस बताया वो आपके लिए हो गया कॉस्ट प्राइस. लेकिन उसके बाद आप इसे घर आकर किसी को सेल कर देते हैं, यानी आप इसे सोल्ड कर देते हैं, आपने ये बेच दिया और आपने ये बेचा है 120 रुपये का. तो वो हो गया सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य. आप इसे 100 रुपये का लेकर आए और 120 रुपये का आपने बेच दिया. तो यहाँ पर आपको फ़ायदा हुआ है या नुकसान, यानी प्रॉफिट हुआ है या लॉस. तो आप देख सकते हैं 100 रुपये की चीज़ जो है वो 120 में बेची गई है. तो यहाँ पे आपको लाभ हुआ यानी प्रॉफिट हुआ है. सो प्रॉफिट के लिए आप क्या करेंगे, जितने में आपने बेचा है यानी आपके सेलिंग प्राइस से स्टूडेंट्स आप माइनस करेंगे सीपी को यानी 100 को. तो देखिए कितना आया आपका 20 रुपीज़, यानी 20 रुपये का फ़ायदा हुआ. तो ये होता है प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला. सो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो आप पता लगा सकते हैं कि कितना लाभ हुआ है. तो यहाँ पर लाभ हुआ है स्टूडेंट्स. तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया. अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये 100 रुपीज़ की हमारे पास जो वैल्यू है, ये प्रोडक्ट 80 रुपीज़ में हमने सेल किया है, यानी इसका सेलिंग प्राइस जो है वो 80 रुपीज़ हो गया. अब आप बताइए कि यहाँ पे आपको लाभ हुआ है या हानि, यानी प्रॉफिट हुआ है या लॉस. तो लेट्स टेक इट विद अ ग्रीन कलर. ये देखिए 100 था और अब ये 80 रुपीज़ हो गया है. तो पहले जो इसका प्राइस था वो 100 रुपीज़ था और अब जो सेलिंग प्राइस है वो इसका 80 रुपीज़ है. तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि अमाउंट नीचे गया है, यानी कॉस्ट प्राइस से माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस, यानी 100 से 80 माइनस किया तो आपको पता चल गया यहाँ पे 20 रुपीज़ का आपको लॉस हुआ है, यानी हानि हुई है, आपको नुकसान हुआ है. तो इस तरह से स्टूडेंट्स आई होप आपको सेलिंग प्राइस क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट एंड सीपी के बारे में पता चल गया होगा. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.2 विद क्वेश्चन नंबर 1. तो चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं और इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को कवर करेंगे. तो पहले पढ़ लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन, अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ़ हिज न्यू सैलरी इज़ ₹154,000 यानी 1,54,000 है. फाइंड द ओरिजिनल सैलरी. सो उसकी पहले क्या सैलरी थी ये हमें बताना है. अगर अब उसकी न्यू जो सैलरी है वो 1,54,000 हो गई है. तो हिंदी में प्रश्न को एक बार देख लेते हैं. एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि हुई है, यानी 10% इंक्रीमेंट हुआ है. यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए, यानी उसकी जो ओरिजिनल सैलरी थी इससे पहले वो कितनी थी वो हमें फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स.
तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम ओरिजिनल सैलरी फॉर एग्जांपल नहीं जानते तो हम उसको मान लेते हैं। यहाँ पे आंसर हम इसका निकाल रहे हैं, तो लेट्स राइट आंसर। लेट द ओरिजिनल सैलरी बी, लेट हम ओरिजिनल सैलरी को यानी मूल जो वेतन है बी 100 रुपीज़ मान लेते हैं। तो इसे हिंदी में लिखेंगे, माना मूल वेतन 100 रुपये है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी का स्टेटमेंट लिखेंगे। नाउ न्यू सैलरी, तो अब यहाँ पे बोला गया कि 10% इंक्रीज़ हुआ है, सो न्यू सैलरी दैट इज़ 10% इंक्रीज़। सो 10% सैलरी में इंक्रीज़ हुआ है, तो हिंदी में से लिख लेते हैं, नया वेतन 10% वृद्धि पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 100 रुपीज़ था, उसमें 10% यानी 10 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 110 हो जाएगा। सो 110 है, ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे और ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स। नाउ हमने माना 100 रुपये उसका वेतन यानी उसकी जो सैलरी थी, अब वो 10% इंक्रीज़ हो गया यानी 10 रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ, तो 110 हो गया है। नाउ अगर हम यहाँ पे मानते हैं न्यू सैलरी अब जो आई है, इफ़ न्यू सैलरी इज़ 110 रुपीज़, अगर न्यू सैलरी ये है तो ओरिजिनल क्या थी, ओरिजिनल थी जब ओरिजिनल हमारी 100 थी, व्हेन ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू ₹100। तो यहाँ पे देखो नया वेतन, अब हमने मान लिया कि 110 रुपये है, क्योंकि उसमें कितना बढ़ गया है, 10 बढ़ गया है। तो जो मूल वेतन था, पहले कितना था वेतन, पहले था स्टूडेंट्स 100 रुपये, बढ़ के 110 हो गया। ये सब मानी हुई वैल्यूज़ हैं सॉल्व करने के लिए। नाउ अब इसे क्या करेंगे, अगर हम मान लेते हैं न्यू सैलरी इज़ 1 रुपीज़, अगर 1 रुपी है तो ओरिजिनल क्या होगा, व्हेन ओरिजिनल इज़, तो ये 110 स्टूडेंट्स आपका यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये पूरा यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1, और वो 1 हमने यहाँ पे ले लिया है। द ओरिजिनल सैलरी इज़ 100 अपॉन 110 रुपीज़। अगर 1 रुपया है तो ओरिजिनल इतना रहा होगा, और अगर न्यू सैलरी यानी इसे हिंदी में भी लिख लेते हैं, नया वेतन 1 रुपया है तो मूल वेतन ये रहेगा हमारा 100/110 रुपये। ये मैं हटा देती हूँ। नाउ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे अब लेकिन न्यू सैलरी गिवन है, न्यू सैलरी जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है वो 1 रुपी नहीं गिवन है, वो तो सिर्फ मानी है हमने वैल्यू, वो गिवन है 1,54,000। सो ओरिजिनल अब क्या होगी हमारी, व्हेन ओरिजिनल सैलरी इक्वल्स टू 100/110 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1,54,000 से, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 रुपये के लिए 100/110 है, उसको आप 1 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। तो 1,54,000 के लिए आप इसी वैल्यू में 1,54,000 मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। ये नाउ 0 से 0 कट गया, 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 00, से हो गया 1,40,000। यानी नया वेतन यदि 1,54,000 है तो मूल जो वेतन था वो होगा 1,54,000। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। तो चिड़ियाघर में 845 लोग
संडे के दिन यानी रविवार के दिन गए हैं। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, और मंडे के दिन सिर्फ 169 लोग गए। देखिए संडे के दिन सभी की छुट्टी होती है तो बहुत सारे लोग चिड़ियाघर में जा सकते हैं, लेकिन मंडे के दिन ऑफिस होता है या स्कूल कॉलेज होते हैं तो कम लोग गए। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज हुई है, 845 से 169 हो गया। व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज, तो आपको बताना है कितना प्रतिशत यह घटा है जू में लोगों की जाने की संख्या। एक बार हिंदी में भी मैं प्रश्न आपके लिए पढ़ देती हूँ। रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत की कमी आई है, यानी वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल ऑन मंडे। तो सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा कि संडे को कितने लोग गए। सो ऑन संडे यानी रविवार के दिन, रविवार के दिन ऑन संडे पीपल वेंट टू जू इक्वल्स टू 845। सो रविवार के दिन चिड़ियाघर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, चिड़ियाघर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या तो कितनी है स्टूडेंट्स, 845 है। हिंदी में हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब मंडे को कितने गए हैं, सेम लिखेंगे ऑन मंडे, ये लाइन हम यहाँ पे लिख देंगे, पीपल वेंट ऑन जू ऑन मंडे। जब ये वर्ड प्रॉब्लम्स हम करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो हमें स्टेटमेंट्स लिखना बहुत ज़रूरी होता है, हम डायरेक्ट नहीं स्टार्ट कर सकते। तो ये हो गए 169। नाउ तो लिख देंगे सोमवार को चिड़ियाघर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, सोमवार को चिड़ियाघर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो यहाँ पे 169 हो गया। आप देखेंगे 845 काफ़ी बड़ा नंबर है 169 के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज हुए हैं। सो नंबर ऑफ डिक्रीज इन पीपल, नंबर ऑफ डिक्रीज घटी है यहाँ पे संख्या, नंबर ऑफ डिक्रीज इन पीपल 845 से 169 को आप माइनस करेंगे, सो 676 आपका आ गया। यानी यहाँ पे बोला गया है जो लोग सोमवार को गए हैं उनका प्रतिशत कम हुआ है। तो यहाँ पे इसे हिंदी में हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसे हिंदी में लिखेंगे हम ये संख्या में कमी, संख्या में व्यक्तियों की संख्या में कमी। 676 है। अब यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज पूछा गया, कितने प्रतिशत घटे हैं, जिसे हिंदी में लिखेंगे प्रतिशत कमी जो आई है वो आई है। देखिए तो हमें परसेंटेज डिक्रीज निकालना है स्टूडेंट्स। सो 676 वी विल डिवाइड विद 845, क्योंकि 676 लोगों की कमी आई है, इतने लोग कम गए हैं, पहले 845 गए थे। नाउ विल मल्टीप्लाई, परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, इसे आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 5 1 जा 5, देन 5 6 जा, देन यहाँ पे 5 9 जा, फिर 5 2 जा, ये 0। फिर देखिए 3 यहाँ किससे जाएगा, 169 आपका किससे जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे आप, 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 80। सो 80% डिक्रीज हुआ है, 80% लोगों की कमी आई है सोमवार को जाने के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। मैं क्लियर कर देती हूँ इसको ताकि आपको विजिबल हो। ये यहाँ से इस तरह से ये हमने पहले कैंसिल आउट किया 5 से, ये 4 से, तो हमारा आंसर आया 80%। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा। अ शॉपकीपर बायज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400 एंड सेल्स देम फॉर प्रॉफिट ऑफ 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। सो यहाँ पे हमसे बोला गया है एक शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल्स को ख़रीदा है 2400 रुपीज़ में, उसके बाद उसने 16% के प्रॉफिट पे उन्हें सेल किया है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का निकालना है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लेते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है, उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु पर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी सेलिंग प्राइस हमें यहाँ पे एक प्रोडक्ट के लिए फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें देख लेते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी वस्तुओं की संख्या जो है वो है 80। तो यहाँ पर ले लेते हैं
वस्तुओं की संख्या, जो कि है स्टूडेंट्स हमारे पास 80। नाउ CP यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, तो 80 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वह 2400 रुपये है। यह क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य जो है वह है 2400 रुपये। ये हो गया स्टूडेंट्स। और प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है हमें, प्रॉफिट हुआ है 16% का, और प्रॉफिट को हिंदी में बोलते हैं हम लाभ, क्योंकि हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, आगे स्टूडेंट्स हम एज्यूम करते हैं कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का मान लेते हैं। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज़ ₹100, 100 रुपीज़ मान लिया हमने। तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा, क्योंकि 16% का प्रॉफिट है तो 100 में 16 ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 116 रुपीज़। इसे हिंदी में लिख लेते हैं। अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस जो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 116 रुपीज़, 116 रुपीज़ हो जाएगा। ना अगर एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज़ ₹1। अगर एक आर्टिकल का 1 रुपया हम प्राइस मान लेते हैं, 1 रुपये प्राइस मान लेते हैं, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, 116 को अगर आप 100 से डिवाइड कर देते हो तो ये देखिए 100 को आप यहाँ लिख कर जाएंगे तो सिर्फ 1 बचेगा हमारे पास यहाँ पे, तो 116/100 होता है। नाउ CP, ये क्रय मूल्य लिख देते हैं हम यहाँ पे, क्रय मूल्य 1 रुपया होने पर SP यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा 116/100। तो नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है CP ऑफ आर्टिकल्स जो है 2400 हमें पता है। सो सेलिंग प्राइस कैसे हो जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 116, ये हमारा वैल्यू 116/100 मल्टीप्लाई 2400, ये होता है हमारा। 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 116 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा 27, यहाँ पे 116 मल्टीप्लाई 24 आ जाएगा 2784 रुपीज़। यानी जो विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य 2400 रुपये में ख़रीदा गया है, 2784 में बेचा गया है। तो ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस, आप ये CP हो गया यानी क्रय मूल्य, ये SP यानी विक्रय मूल्य। तो अब यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हुआ है, कॉस्ट प्राइस 2400 था और सेलिंग प्राइस हो गया 2784, और यहाँ पे हमें पता है कि प्रॉफिट 16% का था। अब हमें निकालना है SP ऑफ वन आर्टिकल। अगर हम जानते हैं कि 80 आर्टिकल का मूल्य इतना है, तो एक का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल 2784 रुपीज़ को हम 80 से डिवाइड कर देंगे, यानी हमें विक्रय मूल्य निकालना है एक वस्तु का, विक्रय मूल्य एक वस्तु का। तो ये आप डिवाइड कर देंगे और सिंपली डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा ₹34.80, यानी एक जो प्रोडक्ट है वो ₹34.80 का है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट नीचे वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।